पूछना। फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है और इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनी का मीनिंग क्या है? एक तो सिंपल फॉरेन कंपनी होती है जो बाहर चल रही है, तो हमने कहा जो बाहर की कंपनी है वो क्या है? फॉरेन कंपनी। लेकिन एक ऐसी फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में डिफाइन कर रही है, इंडियन कंपनी एक्ट ने डिफाइन कर रहा है कि ये फॉरेन कंपनी है। परंतु ऐसा क्यों और क्या वजह थी? क्वेश्चन नंबर 1, क्या हम फॉरेन कंपनी इसलिए पढ़ रहे हैं इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर कि उसका इंडिया से कोई कनेक्शन है? अगर किसी कंपनी का इंडिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है तो उसको इंडियन कंपनी एक्ट कवर नहीं कर सकता। यहां पे इंडियन कंपनी एक्ट ने फॉरेन कंपनी को अपनी भाषा में डिफाइन किया, और इन्होंने क्या कहा ये भी समझेंगे क्यों डिफाइन किया, क्या वजह है। इन्होंने कहा कि वो कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड कहां पर है? आउटसाइड इंडिया है, तो इसीलिए तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? फॉरेन कंपनी। बट आगे समझिए, वो इंडिया में क्या करने जा रही है? बिजनेस। इंडिया में अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस बना रही है, आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, किसी भी तरीके से इंडिया में बिजनेस करने जा रही है। ये डिफाइन किया गया है, प्रॉपर डेफिनेशन दी गई इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 42 के अंदर। सेक्शन 2, as usual you know very well all definitions are defined in a section 2 and here is a clause number 42. 42 means अब 42 बया प्लस इंग्लिश, अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अपनी बातें बयां कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स कवर्ड इन 42। अब पहला पॉइंट ये आता है कि फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन कंपनी? इन्होंने कहा एक ऐसी कंपनी या फिर ऐसी क्या बॉडी कॉर्पोरेट, ओके जी, या तो ऐसी कोई कंपनी या फिर ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट इंडिया में है या इंडिया के बाहर है। जल्दी बताना फटाफट, इनकॉर्पोरेटेड कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। एक तो ये बात, उसके बाद कॉमा है। जब भी लॉ में कभी कॉमा आता है इसका मतलब आप समझ लेना कि ये अपनी जो पूरा मीनिंग है उसको दो पार्ट में तोड़ना चाह रहा है। तो पहला पॉइंट तो कहा इनकॉर्पोरेटेड कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। विच हैज अ, अब 2 पॉइंट समझिए। नंबर 1 इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस, दिस इज अ कीवर्ड एक्चुअली। प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है? इंडिया में है। और दूसरा, कंडक्ट कर रही है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, एनी बिजनेस एक्टिविटी, किसी भी तरीके की कोई भी बिजनेस एक्टिविटी। समझने वाली बात यह है कि किसी भी तरीके की कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। अब यहां पे समझिए, हमने कहा जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कैसे हो सकता है? इन्होंने कहा या तो खुद से है, आइदर बाय इटसेल्फ, या किसके थ्रू काम कर रही है? एजेंट। मोड क्या हो सकता है? इट में बी फिजिकल मोड और इट में बी electronic mode. What do you mean by the electronic mode? Like a website, like a emails, like a digital operation, है ना? दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करनी है। पहली, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एंड दूसरी, कंडक्ट एनी मतलब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। इसका मतलब इस कंपनी का इंडिया से कनेक्शन तो है। इन्होंने कहा अगर कोई कंपनी ऐसी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड डूइंग बिजनेस आउटसाइड इंडिया, उसके ऊपर आप इंडियन कंपनी एक्ट लागू नहीं कर सकते हैं। इंडियन कंपनी एक्ट सिर्फ उसी के ऊपर लागू हो सकता है जो बनी तो बाहर है बट बिजनेस कहां पे कर रही है? इंडिया में। आर यू गॉट द पॉइंट? तो यहां पे इन्होंने कहा कि अगर बिजनेस एक्टिविटी आप इंडिया में करोगे तो ऐसी स्थिति में इंडियन कंपनी एक्ट ने इस कंपनी को क्यों कवर किया। पहला पॉइंट समझेंगे कि क्यों कंपनीज एक्ट 2013 में इसको कवर अप किया। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, क्या इस कंपनी के ऊपर पूरा कंपनी एक्ट लगा देना चाहिए? आपके मन की बात सुनना चाहते हो, बताइए। जो बच्चे लाइव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी बताइए, और जो बच्चे फेस टू फेस में हैं वो भी बताइए। क्या हमें फॉरेन कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा कंपनी एक्ट लागू कर देना चाहिए? आंसर इज यस और नो। क्या पूरा का पूरा कंपनी एक्ट लगा देना चाहिए? आंसर इज यस और नो। आंसर इज नो और यस। बताओ जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं। आंसर इज यस और नो, नो और यस। अरे भाई कुछ तो बोलिए ना, मन की बात बताइए। मोदी जी भी मन की बात शेयर करते हैं। मित्रों, यस या नो? हाउ मेनी स्टूडेंट्स से यस? रेज योर हैंड।
ओके नो, आपको शर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। हाँ जी बताइए जल्दी से, कौन बच्चा कहता है यस? रेज योर हैंड प्लीज, सही से हाथ उठाइए। उन्होंने कहा जी पूरा हम नहीं छोड़ेंगे इस कंपनी को, हम पूरा एक्ट इसके ऊपर लागू करेंगे। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स से नो? ओके, अच्छा मेरी बात सुनो, जो नो वाले हैं वो सही हैं। अच्छा अब तीसरा क्वेश्चन इसके बीच में, क्या कुछ सेक्शंस इनके ऊपर लागू करने चाहिए? सम ऑफ द सेक्शन? आंसर इज यस, यही है इसका आंसर। मित्रों, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि अगर कोई कंपनी बाहर की है, विदेशी कंपनी है, परंतु हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस करना चाहती है, तो क्या वो लोगों से पैसे लेगी? क्या वो डिपॉजिट ले सकती है? क्या वो डिबेंचर इशू कर सकती है? क्या वो बैंक से लोन ले सकती है? क्या वो बोरोविंग कर सकती है? आंसर इज यस। आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उसे रोकोगे तो फिर कंपनी को बुलाने का कोई फायदा ही नहीं है। जब वो बिजनेस यहां करेगी तो पैसे भी यहीं से इकट्ठे कर सकती है। इन दैट सिचुएशन हमें करना क्या है? उसको कंट्रोल करना है। हमने कहा फॉरेन कंपनी की हां कि तुम पैसे इकट्ठे करना चाहती हो, कि जी हां, कि जा तू जी ले अपनी, लेकिन तुझे इंडियन कंपनी एक्ट के डिपॉजिट वाले प्रोविजन, डिबेंचर्स वाले प्रोविजन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के प्रोविजन, वो तमाम प्रोविजन आपको भी पालन करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर कुछ फ्रॉड कर सकती है? कर सकती है? यस और नो? किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड कर सकती है? तो क्या ऐसी कंपनी के ऊपर इंडियन कंपनी एक्ट के जो फ्रॉड वाले प्रोविजन है, इन्वेस्टिगेशन वाले प्रोविजन है, इंस्पेक्शन वाले प्रोविजन है, क्या उसके ऊपर लागू करने चाहिए? नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। इसी वजह से हमने कहा अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो हिंदुस्तान में बिजनेस करना चाहती है तो हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, हम उसके ऊपर कंट्रोल रखेंगे, हम उसके ऊपर प्रोविजंस लागू करेंगे, हम उनसे कंप्लायंसेस कराएंगे। अगला पॉइंट कनेक्ट करना चाहती हूं, शायद छोटी क्लास में आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो जरूर समझा होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है तो क्या उसके ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रावधान लागू करने चाहिए? नहीं करने चाहिए? मित्रों, करने चाहिए। बिल्कुल सही। इसका मतलब जो CSR के प्रोविजन है वो भी फॉरेन कंपनी के ऊपर लागू किए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या इनकॉर्पोरेशन के सारे सेक्शन इनके ऊपर लागू कर देने चाहिए? क्या इनकॉर्पोरेशन की जो कंप्लायंसेस हैं वो इनके ऊपर लागू करने चाहिए? आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज दिस कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इट मींस द क्रक्स इज दैट कि फॉरेन कंपनी के ऊपर तमाम सेक्शंस लागू नहीं होते। जब कंपनी एक्ट बनाया गया, कुछ स्पेशल सेक्शंस बनाए गए जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनी के ऊपर लागू होते हैं, और वो है भाई और बहनों गवर्निंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 379 से लेके सेक्शन नंबर 393। इन फ्यूचर व्हेन यू एंटरिंग इनटू अ प्रैक्टिस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड आप कोई फॉरेन कंपनी में डील करोगे तो ऐसी स्थिति में आपको सेक्शन 379 से लेके 393 के प्रोविजंस का पालन करना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे वो क्या प्रोविजन है, क्या कहते हैं, क्या कंप्लायंसेस है, क्या कहानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय अ फॉरेन कंपनी? अ फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 42। फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बहुत सारी बार आप पास्ट एग्जाम की हिस्ट्री उठाओगे, बहुत सारी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुनिए जरा ध्यान से, व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 42। अब सुनिए, यहां इन्होंने कहा फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी। ओ हो, आगे देखिए एक और बात बोल दी इसने, इट मे बी अ कंपनी, इट मे बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। नाउ व्हाट डू मीन बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म एक्चुअली, एंड इंडियन कंपनी एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 11 में डिफाइन किया है। सो कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है जो इनकॉर्पोरेट कहां पर हुई है? आउटसाइड इंडिया। लेकिन दो कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन कहती है हिंदुस्तान के अंदर क्या है, जल्दी बताओ, कम ऑन फास्ट। प्लेस ऑफ, आवाज आनी चाहिए तेज से, प्लेस ऑफ बिजनेस। और दूसरी बात कहती है कि क्या कंडक्ट कर रही है?
बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर, मैनर कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैंने आपको बताया, इट मे बी थ्रू द वेबसाइट, ईमेल्स, डिजिटल ऑपरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो है फॉरेन कंपनी का अगर एक सिंपल क्रक्स, बेबी क्रक्स में बताऊं तो फॉरेन कंपनी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। कंडीशन ए प्लस बी है, ए स्लैश बी नहीं है। मैम व्हाट यू मीन बाय द ए स्लैश बी, मतलब दोनों क्राइटेरिया पूरा करना है, दोनों कंडीशंस पूरी करनी है, ए बी और बी बी। क्या हुआ इसका मतलब, सिर्फ ये नहीं है कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है लेकिन वहां पे कोई बिजनेस एक्टिविटी चल नहीं रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इट मींस दोनों क्राइटेरिया क्या करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे। क्लियर या ऑल क्लियर, क्या ये बात समझ में आएगी सब बच्चों को? तो ये तो हुई डेफिनेशन के बाद। अब आज के डेट में जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंटरलिंक्ड सेक्शन से पूछे जाते हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टिविटी रहती है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी आगे चल के। लेकिन अभी हम देखेंगे कुछ प्योर सेक्शंस, प्योर सेक्शंस जो सिर्फ किसके लिए बनाए गए। कुछ तो सेक्शन ऐसे जो सबके लिए है, अगर फॉरेन कंपनी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, डिबेंचर्स इशू करेगी तो उसको भी उसका पालन करना है, इंडियन कंपनी एक्ट को भी पालन करना है। परंतु कुछ ऐसे सेक्शंस भी हैं भाई और बहनों जो प्योरली सिर्फ किसके ऊपर लगते हैं, फॉरेन कंपनी के, बाकी किसी और कंपनी के ऊपर लागू नहीं होते हैं। चलें आगे धीरे धीरे, चलिए जी। की प्रोविजंस एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी, सेक्शन नंबर 380, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद आरओसी। क्या बोला मैंने, डॉक्यूमेंट्स फाइल विद आरओसी, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइल किए जाते हैं किसको, आरओसी को। यहां से एग्जामिनर 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो देखते हैं सेक्शन 380 क्या कहता है। सेक्शन 380 ने कहा कि इफ फॉरेन कंपनी इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया देन मस्ट फाइल, द वर्ड इज यूज्ड हियर मस्ट, फाइल डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज। इट मींस इंडियन आरओसी को आपको कुछ कागज जमा कराने पड़ेंगे, और मुद्दा ये उठता है कि 30 डेज कहां से, 30 डेज कहां से चेक करने, फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशिंग बिजनेस इन इंडिया। अगर 1 जुलाई को अपना बिजनेस इंडिया में एस्टेब्लिश कर रहे हो देन विद इन 30 डेज आपको यहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने पड़ेंगे, किसके पास, आरओसी के पास। अब यहां पे समझते हैं कि ये काम करता कौन है, मतलब ये कंप्लाइंस है ऑन द पार्ट ऑफ फॉरेन कंपनी। जब एक फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आएगी तो उसको ये कंप्लाइंस करना पड़ेगा, परंतु ये कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट पूरी कौन करता है, फुलफिल कौन करेगा, कौन इसको पूरी करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एज ए प्रोफेशनल फॉरेन कंपनी को रुक करना पड़ेगा किसी प्रोफेशनल की तरफ, और प्रोफेशनल कंप्लाइंसेस को करेगा। क्या क्या है जरा समझते हैं। सबसे पहली चीज चार्टर डॉक्यूमेंट्स। अब देखो व्हाट आई मीन बाय द चार्टर डॉक्यूमेंट, चार्टर किसे बोलते हैं, चार्टर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पर कंपनी को बनाया जाता है, जिसके अंदर कंपनी के राइट्स, ऑब्लिगेशन, जुरिस्डिक्शन, स्कोप, पावर, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड। But nowadays there is no concept in India of charter companies. If you are concerning about the before independence, and you know very well, and a very popular company in India is the East India Company. आप सबने सुने होंगे। So East India Company जो थी वो charter company थी। Charter company means a document where all the rights, liabilities, jurisdiction, scope, powers, everything is defined in a document. Okay? And ये सब document बनाता कौन है? Maybe a foreign authority, foreign source, or maybe a government authority, कोई भी बनाती है, तो उस कंपनी को क्या बोलते हैं, चार्टर्ड कंपनीज। एक्चुअली जब अंग्रेजों का टाइम था तो आपको पता होगा कि उन्होंने कोलकाता से एंट्री करे थे, डायरेक्ट वो सब जगह काम नहीं करने लगते थे, धीरे 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 उन्होंने अपना एरिया तय किया था कि ये जो कंपनी है यहां तक इसका स्कोप है, इसका जुरिस्डिक्शन इतना है, फिर जुरिस्डिक्शन और बढ़ा दिया, फिर जुरिस्डिक्शन और बढ़ा दिया, फिर जुरिस्डिक्शन और बढ़ा दिया। फिर कई बार क्या हुआ कि वो पता है उनकी एक पॉलिसी थी, शायद आपने फॉरेन पुराने बिफोर इंडिपेंडेंस हिस्ट्री शायद पढ़ी हो, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें सब चीजें दी जाती है। तो मैं तो आपसे यही बोलती हूँ कि जब आप अपनी ये वाली बुक पढ़ने के बाद थोड़ा भी ऐसा फील हो ना कि बोर हो रहे हैं, तो कोई भी हिस्ट्री की बुक पढ़ा करो, उससे आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और बड़ा मजा आने लगेगा जब आप पढ़ने लगोगे ना। तो बिफोर इंडिपेंडेंस अगर आप देखो तो उनकी ना एक पॉलिसी थी, अंग्रेजों की एक नीति थी। वो ये देखते थे, जैसे मान के चलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, भरतपुर के कोई राजा है, अब वो ये सोचते थे कि यार अगर पहले कोशिश करेंगे इनके ऊपर कंट्रोल करने की, कूटनीति से, पावर से, या कुछ भी तरीके से। अब मान के चलिए उन्होंने कोशिश करी कि भाई हमें जो है भरतपुर का पूरा एरिया अपने कंट्रोल में करना है। अब उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उनकी कोशिश जो है कामयाब नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वहां के लोग थोड़े से जो है मतलब कम्युनिटी जो थी इस टाइप की थी, जाट कम्युनिटी थी, तो उन्होंने बहुत आक्रोश दिखाया। वो तो होते ही बेसिकली लड़ाई बड़ी जल्दी कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि उनसे नहीं वो चीज
सेटल हो पाई, तो वो क्या कर लेते थे, उनके साथ टाई अप कि चलो ठीक है मिल बांट के काम करेंगे। अब ये उनकी पॉलिसी थी। आप बिफोर इंडिपेंडेंस की बुक अगर पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी, तो वो उनकी नीति थी। तो उस समय कंपनीज चलती थी, कंपनी के थ्रू ही वो एंट्री किए थे हिंदुस्तान के अंदर। एक्ट जो सबसे पहले लेके आए वो इंग्लिश फॉरेनर से लेके आए थे, अंग्रेजों के टाइम से कानून आए थे। हमारे यहाँ पे पहले इस तरीके के कानून नहीं चलते थे। हमारे यहाँ पे पहले राजा जो होते थे वो अपने हिसाब से अपनी प्रजा को चलाते थे, अपने हिसाब से अपनी प्रजा को आगे लेके जाते थे। तो मुद्दा ये उठता है कि यहाँ पे जो चार्टर डॉक्यूमेंट्स है इसमें अब क्या कवर होता है, इट्स अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट्स अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें जो है वो क्या आ जाता है, एमओए एंड एओए एंड स्टैट्यूट्स और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट। लेकिन आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई कंपनी जापानीज है ओके एंड उसकी अपनी लैंग्वेज में है तो इट्स बेटर यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, सो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। क्योंकि इंडियन आरओसी को तो जरूर थोड़ी जर्मन आती हो, फ्रेंच आती हो, जापानीज आती हो, है ना, वो तो उन्हें तो बस हिंदी या इंग्लिश आती है। इंग्लिश भी हमारे यहाँ कैसी आती है आप जानते ही हो, बहुत अच्छी आती है। तो इट मीन्स दैट इज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, तो इट्स बेटर यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इफ नीडेड। अब मैं आपको बता देती हूँ, आरओसी की जो पोस्ट होती है ना वो छोटी मोटी नहीं होती, आरओसी की पोजीशन बहुत बड़ी होती है, क्योंकि वो यूपीएससी क्लियर करके पोस्ट मिलती है। यूपीएससी में जो रैंक के बेसिस पर सिलेक्शन होता है उसमें से डेजिग्नेट किया जाता है आरओसी। तो आरओसी बहुत हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स होते हैं, ऐसे नहीं होते कि कोई भी आरओसी बन जाता है। तो आप जब उनको डॉक्यूमेंट फाइल करोगे तो इट्स बेटर नहीं, इट्स अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो आपको उसमें किस में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। पहली रिक्वायरमेंट समझ में आई। दूसरा डॉक्यूमेंट, देखिए जब भी कभी हम कंप्लायंसेस करते हैं तो हमारा एक तरीका होता है एज ए प्रोफेशनल, हम एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं, चेकलिस्ट। और वो जो चेकलिस्ट हम तैयार करते हैं तो उस चेकलिस्ट में क्या करते हैं, बेसिकली जब चेकलिस्ट हम तैयार करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं कि हमें कंप्लायंसेस करने, और वो चेकलिस्ट हम अपने क्लाइंट को भेजते हैं। जब हम अपने क्लाइंट को वो चेकलिस्ट भेजते हैं तो वो क्लाइंट क्या करता है, फिर उसके बेसिस पर हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, देन हम कंप्लायंसेस करते हैं, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के तो हम कंप्लायंसेस नहीं कर सकते। तो वो चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं, और चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन की स्टडी करने के बाद, यह पता ही होता है, काम करते करते प्रैक्टिस हो जाती है, रेगुलर प्रैक्टिस। तो बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है कि हम अपने सिस्टम में ना फोल्डर्स बना के रखते हैं, कंप्लायंसेस ऑफ फॉरेन कंपनी, मतलब उसके अंदर सारे फॉरेन कंपनी के कंप्लायंसेस होंगे, कौन कौन से प्रोविजंस उसके ऊपर लगते हैं, कंप्लायंसेस क्या क्या है। तो वो एक ही बार वर्किंग होती है। जब इनिशियल्स कोई भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो वो इनिशियल्स में सारे फॉर्मेट, सारी चीजें कवर अप करता जाता है। जैसे जैसे उसके क्लाइंट बनते जाते हैं वो काम करता जाता है। जब रिपीटेशंस बहुत होती है तो फिर बहुत सारी चीजें ऑन ट्रैक हो जाती है। सिंपल सी बात है। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या मंगवाएंगे, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, चार्टर डॉक्यूमेंट्स। दूसरा डॉक्यूमेंट ये डिमांड करेंगे फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड प्रिंसिपल ऑफिस अब्रॉड। इट मींस जो सेकंड डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो सेकंड डॉक्यूमेंट मंगवाया जाएगा वो क्या रहेगा, दैट इज द फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड एंड प्रिंसिपल ऑफिस। क्या बताया मैंने, फिर से बताइए, फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड एंड प्रिंसिपल ऑफिस अब्रॉड। कहां वाला एड्रेस चाहिए, अब्रॉड वाला। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी ने प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन, डिटेल ऑफ ऑथराइज ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका एड्रेस इंडिया का हो, जो इंडियन पर्सन हो, ताकि अगर कोई भी लीगल नोटिस जाना हो तो वो लीगल नोटिस हम उनको भेज सके। तो इंडियन पर्सन को भी, इंडियन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी आपको चूज करना पड़ेगा। दूसरा, आपकी इंडिया की जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका इंफॉर्मेशन, डिटेल ऑफ पास्ट ऑफिस ओपन और क्लोज्ड इन इंडिया अगर कोई है तो, declaration regarding non-conviction, non-debarment of directors, representative और any other prescribed information। It means हमारे पास 4 ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जो हमें चाहिए। पहला क्या, कंपनी का MOA जो डिफाइन कर रहा हो। दूसरा, अब्रॉड का पूरा एड्रेस। अब देखो इसे ना कनेक्ट करो, ऐसे याद नहीं होगा। आपको कैसे याद करना है, सबसे पहले कंपनी का MOA, ठीक है। हाँ, इंडिया में भी ऐसी होता है, सबसे पहले कंपनी का MOA प्रिपेयर किया जाता है। तो हम यहाँ पे मंगवाएंगे तो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे MOA। फिर दूसरी चीज क्या रहेगी, फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड एंड प्रिंसिपल ऑफिस अब्रॉड, तो वहां का एड्रेस का इंफॉर्मेशन। और तीसरा, इंडियन एड्रेस का इंफॉर्मेशन,
जो इंडिया में आपकी ऑफिस रहेगी उसकी इंफॉर्मेशन। 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट हमें देखना है कि अगर पहले से आपने कोई ऑफिस क्लोज या ओपन कर रखी है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन। 4 पॉइंट हो गए। पांचवी चीज, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो ऑथराइज आपकी तरफ से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका एड्रेस। 5 चीजें हो गई। इट मींस एड्रेस से कनेक्टेड 3-4 चीजें हो जाती है। अब जब हम एग्जाम में लिखते हैं ना तो एग्जाम में हमें सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, क्योंकि जनरली एज अ ह्यूमन टेंडेंसी यू नो वेरी वेल, अगर कई बार हम चीजें स्किप करते हैं, लेकिन अगर टेक्निक से पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो पहले ना एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट निकाल लो। मैं याद करने की टेक्निक बता रही हूं। तो एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें चाहिए? बाहर का एड्रेस, इंडियन एड्रेस, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का इंडियन एड्रेस, प्लस अगर कोई पहले से ओपन क्लोज कर रखी है ऑफिस उसका एड्रेस, और उसी के साथ साथ आगे फिर कहते हैं लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी विद प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स, ये और एनी अदर प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन, प्लस एमओए एओए जो होगा वो ट्रांसलेटेड होना चाहिए किसमें? इंग्लिश में। मैंने रीजन आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि जो हमारे आरओसी है जरूरी नहीं वो फ्रेंच, जर्मन या कोई फॉरेन लैंग्वेज जानते हो, तो इट्स बेटर, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज क्या है वो all over world, across the world Indian language is a common way of communication of information from each other. communication का सबसे अच्छा माध्यम इंग्लिश ही है, इंग्लिश सबसे ज्यादा चलती है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है एज पर सेक्शन नंबर 380। एज पर कौन सा सेक्शन है? 380। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको जरा समझते हैं। आपके एग्जाम में जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि एक कंपनी है ना, और वो क्या है कि सिंगापुर इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन उनका ना ऑनलाइन बिजनेस चलता है, वो कहां पे? बेंगलोर में। तो इज इट एज आपसे एडवाइस मांगी जाएगी एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एडवाइस अबाउट द कंप्लायंसेस ऑफ दैट कंपनी। फर्स्ट, आइदर दिस इज अ फॉरेन कंपनी और नॉट। इफ फॉरेन कंपनी देन व्हाट आर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट? ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो एक बात तो हमें समझ में आएगी, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सिंगापुर की है, लेकिन डूइंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब वो बोलेंगे जी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चलता है उनका, वो ऑनलाइन क्या करते हैं? सारा बिजनेस करते हैं। हमने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोड फिजिकल भी हो सकता है, मोड इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? अब कंप्लायंसेस आपको याद होने चाहिए। तो कंप्लायंसेस जो है ना टेक्निकली याद करने हैं, मतलब रटना नहीं है, टेक्निकली सबसे पहले कंपनी का इंफॉर्मेशन, एमओए एओए, देन सेकंड वन इज एड्रेस से कनेक्टेड पॉइंट्स, देन लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन। और जब कहीं कुछ समझना है तो फट्टे मारने का एक सबसे अच्छा तरीका, एनी अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब। अब प्रिस्क्राइब क्या हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो नंबर दे दो पूरे, ठीक है। और कभी अगर सेक्शन याद ना रहे तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट या एज पर द स्पेसिफाइड सेक्शन। अब कौन सा सेक्शन है जी याद नहीं, याद होता तो लिख देते, तो कुछ तो नंबर दे दो। तो गलत नहीं लिखना, मतलब आंसर सही, अगर सेक्शन याद ना हो तो गलत सेक्शन मत लिखो, लेकिन रिपीटेशंस करोगे तो याद हो जाएगा। आगे चले बच्चों, चलिए जी। अब इसमें भी ना, इस कोर्स में ना, जैसे सीएस की हम बात करते हैं तो मेमोराइज, जो मेमोरी है ना आपकी बहुत शार्प होनी चाहिए। मतलब शार्प मेमोरी की जरूरत है। शार्प मेमोरी मतलब समझते हो कि आपने कोई चीज एक बार पढ़ ली तो वो रिटेनशिप हो, रिटेनरशिप अच्छी हो। जनरली हमें याद हो जाती है, जो सही तरीके से पढ़ते हैं उनको याद हो जाती है, लेकिन अगर आप उसमें एक बार रिवीजन कर लो तो बेटर है। तो इसके लिए मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ कि इंडिया के अंदर आयुर्वेद जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आप भी क्यों पीछे रहो, क्योंकि मेमोरी बूस्टर आपने कॉम्प्लान और फलाना डिकाना तो बहुत पिया होगा, लेकिन कुछ आयुर्वेद में भी बिलीव करो। एज ए स्टूडेंट, आपको पता है स्टूडेंट योगा होता है, वो भी आप फॉलो करो, क्योंकि आपको अपनी डिग्री चाहिए। और मैं अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन पढ़ रही थी, तो उसमें पेरेंट्स की शिकायत थी कि हम बहुत अच्छी खासी फीस पे करते हैं स्कूल्स को, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट हमारे बच्चे हमें नहीं दे रहे। तो वहां पे एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया था कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो स्कूल के ऊपर, उसका थोड़ा परसेंटेज आप उसकी डाइट पर भी खर्च करिए, आप उसकी डिसिप्लिन पर भी खर्च करिए, है ना। तो एक तो मैं आपने सभी बच्चों को ये बोलना चाहती हूं कि पढ़ना तो है ही, लेकिन आपको कुछ टिप्स भी मैं दूंगी, जिन टिप्स से आप बहुत जल्दी क्वालिफाई होगे। ये चीज आप समझिए, मानिए। तो उसमें सबसे पहली टिप तो मैं आप अपने सभी बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि अगर वन शॉट सीएस करना चाहते हो, इसका फॉर्मूला नंबर 1 है कि प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन्ड लाइफ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सबसे पहले तो वही सही करने की जरूरत है, जो कि बहुत सारे बच्चों का बहुत खराब होता है। जिसका बैड रूटीन है, बैड डिसिप्लिन है, लाइफ में डिसिप्लिन ही नहीं है, उसका रिजल्ट बहुत खराब जाएगा। मैंने वैसे भी बच्चे देखे हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन डिसिप्लिन लाइफ नहीं है, तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो,
लेकिन अगर कोई काम रेगुलर बेसिस पे सही तरीके से नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपने अंदर सुधार करो। अगर आप इस कोर्स को कर रहे हो, सबसे पहले आपको एक चीज करने की जरूरत है, यू हैव टू वर्क योरसेल्फ एंड अ प्रॉपर डिसिप्लिन। मैं कहती हूं कि एज ए स्टूडेंट लाइफ में 10 बजे के बाद तो जगना ही नहीं चाहिए और 4 बजे के बाद कभी सोना ही नहीं चाहिए स्टूडेंट लाइफ में। और जो लोग अपने आफ्टर क्वालिफाइंग सीएस और अपने काम में भी ऐसा फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं तो आपसे यही बोलना चाहूंगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, दैट इज अ फॉर्मूला नंबर 1, और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, इसमें बहुत ताकत है। दूसरी चीज, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही आप महंगी चीजें खाइए, अच्छी इन द सेंस बस मैं ये कह रही हूं कि खराब चीजें मत खाइए। समझ में आई बात? तीसरी चीज मैं आप सभी बच्चों को बोलना चाहूंगी, सभी बच्चे इनटेक करें एलमंड्स का। सभी बच्चे आलमंड्स जरूर खाइए। और इन दिनों आप एलमंड्स खाने का बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, आप पानी में भिगो के उसे खा सकते हो। आप रेगुलर बेसिस पे 2 महीने खा लीजिए, आपको मेमोरी बूस्टर हो जाएगा, मेमोरी शार्प हो जाएगी। मेमोरी शार्प होना जरूरी है। तीसरा फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहती हूं, पूरे 24 घंटे में 1 घंटे से ज्यादा फोन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। हाथ में ही नहीं होना चाहिए फोन, चलाना तो बहुत दूर की बात है। मतलब फोन और आपका डी अटैचमेंट हो जाना चाहिए। यू हैव टू डी अटैच द फोन, मतलब ऑलमोस्ट कोशिश करिए स्विच ऑफ रखिए, ऑलमोस्ट टाइम। यू हैव टू फाइनलाइज कि मुझे इस टाइम बस फोन चलाना है। चलाओ 1 घंटा बैठ के, 1 घंटे से ज्यादा 1 मिनट नहीं होनी चाहिए। आप एक जगह बैठ जाओ और 1 घंटा फोन चलाओ, बस खत्म। हम ये नहीं कह रहे कि पहले एंटरटेनमेंट नहीं होते थे, लेकिन पहले टाइमिंग से एंटरटेनमेंट होते थे कि हमने पूरे दिन काम किया, अब हम थोड़ा एंटरटेन हो जाते हैं, कोई सीरियल देख लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, है ना। ऐसे तो होता था, टीवी चलता था और सब एंटरटेनमेंट करते थे डिनर के टाइम पे कुछ भी। अब सारे दिन एंटरटेनमेंट करते, काम करते ही नहीं। यही हुआ ना, यही है ना। सो जस्ट टू फाइनलाइज द टाइम कि आपको किस टाइम एंटरटेन होना है, एंड ड्यूरिंग क्लास फोन स्विच ऑफ रखे, एंड अपने पेरेंट्स को इस बात को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं क्लास के दौरान फोन चला ही नहीं सकते, अलाउड नहीं है तो बंद कर दो। अब आप छोटे बच्चे तो होने कि मैं जामर लगवाऊं और जी मैं कहूं फोन स्विच ऑफ करो, नहीं नहीं, आप बहुत मैच्योर बच्चे हो। आपको खुद अपनी डिसिप्लिन लाइफ खुद बनाना है। जितना अच्छा डिसिप्लिन रखोगे उतनी कामयाबी कदम चूमेगी। जितना खराब डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होगा, सोने का टाइम नहीं, जगने का टाइम नहीं, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये फैक्ट, हेंस प्रूव्ड फैक्ट्स हैं। समझ में क्या क्या चीजें बोली? पहला, अ प्रॉपर डिसिप्लिन, अ प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत महंगी चीजें पीजिए, विराट कोहली जो पानी पीता है वही पियो, एल्काइन वाटर, ना ना, वो नहीं कह रही मैं बस आपको ये कहना चाह रही हूं कि आप खराब चीजें मत खाइए। जंक फूड्स अवॉइड 100%। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, खा सकते हो तो, है ना। जैसे कि आप 50 रुपए के मोमो चप चप करके खा लेते हो, 20 रुपए के केले खा लो, वो ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो ईटिंग हैबिट्स को सुधारने की जरूरत है, अपने आप रिजल्ट निकलेगा, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मेरी बात सुनो, फटाफट से रिवाइज करो। सेक्शन 2 क्लास 42 क्या है? फॉरेन कंपनी। कैसे याद किया? सेक्शन 2 में डेफिनेशन है 42 42 बया प्लस इंग्लिश, और उसमें क्या है? फॉरेन कंपनी। नाउ कौन सा सेक्शन कहता है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए? बिना देखे बताओ। विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से चेक करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना है? नंबर 1 MOA AOA, कौन सी भाषा में होना चाहिए? ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। दूसरे इंफॉर्मेशन एड्रेस से 3 पॉइंट बता दो। पहला एड्रेस बाहर का, दूसरा एड्रेस, तीसरा एड्रेस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, चौथी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी इन अ प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स, और उसी के साथ साथ आपका जो है अदर इंफॉर्मेशन, और एक आपकी आएगी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन किस बात की? जी हमारे डायरेक्टर एकदम पाक साफ इंसान है, नीट एंड क्लीन पर्सन है, देवता जैसे हैं हमारे डायरेक्टर। देवता जैसे मतलब समझ रहे हो? भगवान के जैसे। कि कैसे? कि किसी भी केस में वो डिबार्ड नहीं है। खत्म हो गया सेक्शन नंबर 380। कम टू द नेक्स्ट 381 की बात सुन लीजिए। 381 ने कहा फाइनेंशियल फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी मस्ट मेंटेन अ बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू इंडियन ऑपरेशंस। आप यहां का हिसाब किताब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया यू हैव टू मेंटेन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर कनेक्टेड टू द इंडियन ऑपरेशन। फाइल किसके पास करने हैं? आरओसी के पास। क्या क्या? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एवरी कैलेंडर ईयर इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मस्ट इंक्लूड लिस्ट ऑफ ऑल इंडियन बिजनेस लोकेशन एक्टिव एज ऑफ बैलेंस शीट। अब मेरी एक बात सुनना यहां पे, मैं इसको इंटरलिंक कर देती हूं और इसको इंटरकनेक्ट करूंगी मैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 41 से। सेक्शन 2 क्लॉज 41 के अंदर फाइनेंशियल ईयर डिफाइन है, ठीक है। और आपको मैंने याद भी कराया था पहले कि कंपनी सेक्रेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके फाइनेंशियल ईयर में क्या बना देते हैं? फॉरेन कंपनी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड एज सेक्शन 2 क्लॉज 40। देन 41
1 देन 42। अब देखो यहां पे कहते हैं कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, किसके पास फाइल करने हैं? आरओसी के पास। अब यहां पे मैं दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगी, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था। वन इज अ प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लीज नो टॉकिंग, पीछे वाले बच्चे बेटा प्लीज। consolidated financial statement. Now what do you mean by the consolidated financial statement? क्या मतलब होता है consolidated का? जब कभी एक कंपनी की एक से अधिक होल्डिंग या सब्सिडरी होती है या एसोसिएट होती है, तो उनको सारी कंपनीज का एक साथ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं consolidated financial statement। क्या बोलते हैं? consolidated financial statement, CFS। ओके, और एक होता है स्टैंड एलोन। स्टैंड एलोन मतलब अपनी सिंगल एंटिटी का आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब सेक्शन 2+41 में जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड कम्स टू 31 मार्च। कई बार क्या होता है कि फॉरेन कंपनी को इंडियन सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेशन करना है। सुनना थोड़ा सा ध्यान से, फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी के साथ सब्सिडरी के साथ अपनी सीएफएस प्रिपेयर करना है, और उनका अकाउंटिंग ईयर अलग होता है और इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अलग है। तो वो इंडिया में अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करती हैं और उनसे बोलती है, सर क्योंकि हमें फॉरेन अपनी कंपनी अपनी होल्डिंग की वजह से अपना कंसोलिडेशन करना है, तो आप हमारे फाइनेंशियल ईयर में बदलाव कर दो। तो उनके कहने पे फिर क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। अब यहां पे इन्होंने कहा कि हमारे यहां पे जो फॉरेन कंपनी है, अब सुनो खुद से, हमारे इंडिया में जो फॉरेन कंपनी है उसका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा? स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से और खत्म कब होगा? 31 मार्च। लेकिन अगर इस फॉरेन कंपनी की होल्डिंग कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। तो ऐसी स्थिति में ये यहां वाली फॉरेन कंपनी रिक्वेस्ट करेगी, सर मेरे लिए फाइनेंशियल ईयर में चेंज कर दीजिए। ऐसा भी काम आपको मिलेगा करने का। यही सब वर्क मिलते हैं। जब आप इन फ्यूचर प्रैक्टिस करोगे या जॉब करोगे, कोई काम अलग से नहीं आएगा, यही सब काम होंगे। किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आ रही है, और उसी के साथ साथ बेसिकली क्या फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, या एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करना है, या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, या कंपनी को इशू लेकर आना है, या दो कंपनी आपस में मर्जर अमलगमेशन हो रहा है। यही सब काम होते हैं जो आप पढ़ रहे हो, अलग से कुछ नहीं होता। प्रोवाइडेड आप जो पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं, आपने रट्टा, मैं तो ये कहती हूं कि कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि मुझे मेरा कोर्स खत्म। देखो मेरी एक लाइन में ना बहुत ताकत है, कोर्स खत्म। कोर्स खत्म का मतलब क्या होता है? मैं मानती हूं कि आपका कोर्स तब खत्म है जिस दिन एग्जीक्यूटिव की डिग्री हो। ये समझ लेना, जिस बच्चे ने अपने माइंड सेट ये कर लिया, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है, अभी भी देखना आप, कि जब रिजल्ट आता है ना, जिस दिन रिजल्ट आता है, जैसे आज रिजल्ट आ रहा है, तो कुछ बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, कुछ बच्चे लाइव में क्लास ले रहे होते हैं, वो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। अभी भी आप देखना, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दे दिया लेकिन उनका मैसेज आ गया, मैम अभी भी हम क्लास रिजल्ट तक ज्वाइन करना चाहते हैं। उनको पता है हम पास हो सकते हैं, लेकिन स्टिल वो पढ़ेंगे, अभी रिजल्ट तक पढ़ेंगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है, जब रिजल्ट अनाउंस कर रहे होते हैं तो कुछ बच्चे क्लास में बैठे होते हैं रिजल्ट वाले दिन तक, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया जब तक पढ़ना पड़ेगा, जब तक हम पास नहीं हो जाते। अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करना, एक ही जगह लगाना, बस जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, जिसका काम उसी को साजो और करे तो डंडा बजे। आपका एज ए स्टूडेंट एक ही वर्क होना चाहिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसे सही तरीके से पढ़ना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, बस रिपीटेशंस करिए तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। कई सारे बच्चे एक्सेसिव डाइवर्सिफाइड होते हैं। एक्सेसिव डाइवर्सिफाइड का मतलब समझते हो? हम उन्हें पढ़ा रहे हैं फॉरेन कंपनी, वो पहुंच गए होल्डिंग कंपनी में, मतलब उन्हें कुछ कुछ चीजें पता है, तो वो बस उन्हीं की मतलब क्लास में बस इंप्रेस करने के लिए, वो होल्डिंग कंपनी आती, और से कुछ नहीं आता भाई, वो बस ऐसी हवाबाजी कर रहा है। तो कहने का मतलब है आप पूरी रिसर्च करना, आप रिसर्च करना, लेकिन समय पे। अभी आपकी रिसर्च कोई नहीं देख रहा और आपको रिसर्च करनी भी नहीं आएगी, आपको पूरा टाइम मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा। व्हेन यू क्वालिफाई सीएस, आप पूरी रिसर्च करना, आप रिसर्च पेपर्स तैयार कर लेना, आप पीएचडी कर लेना, कौन रोक रहा है आपको। लेकिन फिलहाल जरूरत है डिग्री की, क्योंकि अगर डिग्री होगी तो आपकी इज्जत होगी, और डिग्री नहीं है, आपको बहुत नॉलेज है, 25 पैसे नहीं देगा कोई, देगा क्या? नहीं ना। तो पहले पीछे पड़ जाओ, बस बुरी तरीके से पीछे पड़ना है, किसके? डिग्री का। आपका एक मिशन होनी चाहिए, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए कि भाई मुझे डिग्री लेनी है बस, और इधर उधर कुछ मत देखो, बस उसी पे मेहनत करते जाओ, क्योंकि पूरी परीक्षा होगी आपकी एक्सट्रीम लेवल पे। ये मत समझना कि ऐसी एग्जीक्यूटिव पास होके फाइनल फट 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 खत्म हो जाएगा ना,
एक्सट्रीम, जितना दम है ना तुम्हारे अंदर उतना दम लगाना पड़ेगा। एक पॉइंट पे आके तो ऐसा भी लगता है यार मेरे बस के नहीं है, बस ये पॉइंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन। हमेशा ध्यान रखना, जिस बच्चे के मन में ये बात होती है ना, नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, वो तो कभी सीएस बन ही नहीं सकता, वो नहीं सीएस बनाना बन सकता। आप ये सोचो देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन ही यही है बस, और मुझे इसे पूरा करना है। और होता है आपके जैसे बच्चों का, ये नहीं है कि वो बच्चे अलग से आते हैं, वो यही होते हैं। तो यहां पे सेक्शन 381 की दूसरी रिक्वायरमेंट क्या आ जाती है, दैट इज द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन आपको फाइल करना है। 382 देखिए क्या कहता है, डिस्प्ले रिक्वायरमेंट। डिस्प्ले इन्होंने क्या कहा कि अ फॉरेन कंपनी कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिट इट्स बिजनेस प्रीमाइसेस ऑन व बिजनेस डॉक्यूमेंट, जितने भी बिजनेस डॉक्यूमेंट होंगे उसमें इंफॉर्मेशन आपको एग्जिबिट करनी है, पब्लिश करनी है, प्रिंट करनी है। क्या क्या लिखना है उसके ऊपर, नेम ऑफ द कंपनी, दूसरा कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तीसरा लिमिटेड लायबिलिटी स्टेटस। क्या बताया मैंने, लिमिटेड लायबिलिटी स्टेटस। आगे चलते हैं बच्चों, आगे कहते हैं कि 376 कहता है फॉरेन कंपनी सीजिंग बिजनेस इंडिया मे बी वाउंड अप एज अनरजिस्टर्ड कंपनी अंडर सेक्शन 375 टिल 378 इवन इफ इट इज डिसॉल्व्ड इन इट्स होम कंट्री। अब यहां पे मैं आपको आज एक चीज समझाना चाहती हूं और बड़े ही प्यार से मेरे साथ साथ उसमें चलना। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ अनरजिस्टर्ड कंपनी। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, पता ही नहीं होता है, लेकिन एग्जामिनर या फिर अच्छे लेवल पे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो बहुत ही सिंपल और सिली क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता है कि 100 में से 98 बच्चों को उसका आंसर नहीं पता होता, 100 आउट ऑफ 98 स्टूडेंट्स, और शायद आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना। क्या कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है उनके ऊपर लागू होता है या कुछ अदर कंपनीज के ऊपर भी लागू होता है? बताइए, सोच समझ के आंसर देना। कौन कौन सी कंपनी के ऊपर लगता है? जैसे एक तो एक्सेप्शन आज ही पढ़ा आपने, फॉरेन कंपनी, और बताइए। बैंकिंग कंपनी, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वाओ। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, और इंश्योरेंस कंपनी, वाओ, बहुत बढ़िया, आप जीत चुके 1 लाख रुपए। आगे बताइए। हाँ बोलिए। एनबीएफसी तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है भाई बहनों, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है उन पे तो लागू होगा। इसके अलावा और बताइए कोई बच्चा। हाँ जी, रिप्लाई करो बेटा, जो भी आता है। हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 1 है और ये सारी कहानी वहीं से ही चलती है। ये सारी की सारी कहानी जो चलती है ये वहीं से ही चलती है। ऑनलाइन बेयर एक्ट आपको दिखा देती हूं, आप जरा ऑनलाइन बेयर एक्ट देखिए। ये ऑनलाइन बेयर एक्ट है आपका, ऑनलाइन, नो नीड टू परचेज एनी बुक। वो गया पुराना जमाना चला गया, पुराने थीम पे मत जाना है, परचेज करो, 250, 300, 400 रुपए खराब मत करना, फोन में खुल जाता है ये, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हो ना, ऐसे ही ये स्टेटस देखना, इसको अपने फोन में कभी भी चलते फिरते कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो। मतलब आपको ना अपनी हॉबी क्रिएट करनी होगी, आपको अपनी हॉबी बनानी होगी। मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जैसे आपका जो ब्रेन है ना, अब आप अपने आप को ये फील करो कि मुझे कंपनी का सीएफओ बनना है, फील करो, ऐसा भाषण मत ही, मतलब अपनी मजाक खुद मत बनाना प्लीज। आप ये फील करो, ज्यूम करो कि मुझे कंपनी का सीएफओ बनना है, ठीक है। एज ए सीएफओ अगर मुझे बनना है तो उसके लिए मेरे अंदर क्या क्या एटिकेट्स होने चाहिए, क्या क्या नेचर होना चाहिए, मैं आपको बता देती हूं। जनरली बच्चे ना सीखते हैं एक दूसरे से। जितने भी हाई प्रोफाइल पर्सन्स होते हैं उनका अपना एक टाइम होता है और वो उस टाइम के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। वो रैंडमली किसी का फोन आए उससे 1 घंटे बात नहीं करते। मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रही हूं। आप क्लास के अंदर बैठो, आपके पास किसी का फोन आए, सीपी चलिए, सीपी कपड़े खरीदने चलोगे क्या आज?
ऐसे आप अपने आप को ये फील करो इतनी फ्री नहीं हूं मैं। ऐसा नहीं है आप कपड़े खरीदने नहीं जाओगे, लेकिन बताकर नहीं जाओगे। समझ में आई मेरी बात? आप अगर किसी के लिए फ्रीली अवेलेबल रहोगी तो वो आपको हमेशा फ्री समझेगा। अपनी ब्रांडिंग खुद ही बनानी होती है। आप बिल्कुल खाली बैठे हो घर पे, लेकिन ये बोलो ओहो इतना काम है बस समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। आप ये बोलो मैं तो खाली आ जाऊं क्या, वो अगली बार फिर बुला लेगा आपको। अपनी वैल्यू क्रिएट करो, अपने आप को इतना सस्ता मत करो। कोई भी आए कहीं भी चले गए, किसी से भी बात कर ली, फोन भी आए तो लिमिटेड बात, तुम जिंदा मैं जिंदा, तुम सही मैं सही, खत्म। बाकी अगर कोई अपने बारे में कुछ बताएगा या तो कुछ अच्छा बताएगा, मैंने आज ये ले लिया या वो ले लिया, तो वो भी टेंशन देता है, ठीक है, वो भी माइंड को परेशान करता है। एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम देखते हैं ओ इसने नई चीज खरीदी है, तो वो भी टेंशन वाली बात है। अगर वो परेशान है, उसके साथ कोई दिक्कत चल रही है और वो आपको शेयर कर रही है, तो वो आपको भी स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। तो बस दो ही बातें पूछो, क्या क्या, तुम जिंदा हो और मैं भी जिंदा हूं, तुम सही मैं सही, फोन रख दे बस। बाकी की बात बेफालतू की है, तो बेफालतू की बातें बंद करो, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को रिलैक्स रखना है। बिकॉज क्या बनना है आपको, कंपनी का सीएफओ। और जो कंपनी का सीएफओ होगा उसकी वो कुछ आपने को मैं पढ़ाऊंगी, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं। पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को 1 लाख रुपए तक की फीस दी जाती है, मैक्सिमम बता रही हूं, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकती। पार्ट टाइम डायरेक्टर को 1 लाख रुपीज फी पे कर दी जाती है पर सिटिंग फीस। मतलब एक बार वो कंपनी में विजिट करा उसे 60-70,000 रुपीज मिले। ऐसी ब्रांडिंग क्रिएट करिए, अपने आप को ऐसा बनाइए, और आप बन सकते हो, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। सो आप अपने आप को ये एज्यूम करो, यू आर प्रिपेयरिंग अ टॉप क्लास ऑफिसर कोर्स। अब उसके हिसाब से ही आपको बिहेव करना है। आपकी हर एक मिनट की कीमत है। आपके फोन में अगर कोई चीज, इंसान की ना चीजों से ही पता चल जाता है ये क्या बनना है, उसके बिहेव से ही पता चल जाता है ये सस्ता आदमी होगा या महंगा। आपके फोन में अगर एक दिन में 10 बार आप किसी का स्टेटस देख रहे हो, आपका स्टेटस कभी बनेगा ही नहीं। देख लेना आप, अगर आप 10 बार किसी का स्टेटस खोल खोल के देख रहे हो ना, आपका स्टेटस नहीं बनना कभी। स्टेटस ही 3 लगेंगे आपके पूरे एग्जीक्यूटिव में। मेरे सारे बच्चे 3 स्टेटस लगाएंगे बस। पहला स्टेटस, आई क्वालिफाई माई सीएस एग्जीक्यूटिव, बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला, ठीक है। स्टेटस नंबर 2, फाइनली आई बिकम सीएस, अपने नाम के आगे सीएस। स्टेटस नंबर 3, सीएस बनने के बाद I purchased my dream car and gifted to my parents. That is the status number 3. इन 3 स्टेटस के लिए मेहनत करो, चौथा कुछ नहीं। आई मीन डोमिनोज, सब बैठे होते हैं। आई एम ईटिंग पिज्जा, खा ले तो मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। आई मीन मैगडी, आई एम वेरी हैप्पी। कोई स्टेटस, आजकल स्टेटस मतलब अगर कोई परेशान है, आई एम वेरी वरी, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा लिखते हैं, ये सब बेकार की बात है। म्यूट कर दो, दिखेगा ही नहीं तो देखोगे ही नहीं। 3 स्टेटस लगने आपके, कौन कौन से? पहला एग्जीक्यूटिव खत्म, दूसरा फाइनल खत्म, तीसरा बस। और लड़कियों को स्पेशली मैं बोल रहा हूं, आपके पास टाइम भी कम है, क्योंकि 25 साल के बाद आपको कोई झेलेगा नहीं, बोला भेज दो अभी ने। तो आपको 25 साल से पहले अचीव करना है। समझ में आई मेरी बात? तो आप बहुत बिजी हो, बहुत ओवर ऑक्यूपाई हो आप, बस ये ड्रीम फुलफिल करना है। आगे देखिए फटाफट से, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या जरा बताना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मुझे यह बताइए, क्या कंपनीज एक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज के ऊपर लागू होता है जो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है, या किसी और कंपनी के ऊपर भी लग सकता है? आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूं, कंपनीज एक्ट ऑल्सो एप्लीकेबल टू अनरजिस्टर्ड कंपनीज। नाउ व्हाट डू मीन बाय हियर अनरजिस्टर्ड कंपनीज? क्योंकि अभी हमारे टॉपिक से कनेक्टेड है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। आपको मैं बताती हूं, ये देखिए, दिस इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सेक्शन नंबर 379 से लेके 393A तक के स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो सिर्फ ये पूरा चैप्टर जो है ना, आपके सामने स्क्रीन पे कौन सा चैप्टर है जरा बताना। चलो चैप्टर का नाम बताओ जल्दी से। क्रॉस क्रॉस 2 डंडे, हाँ जी, कौन सा चैप्टर है? मैम हमें 12th तक आता है, क्योंकि हमने कॉपी पे 12th तक ही लिखा है। उसके बाद तो मैं फर्स्ट क्लास में लिखे थे, क्रॉस एक्स 2 डंडे, फिर एक्स 3 डंडे, एक्स 4 डंडे हैं। चलिए खैर, कौन सा चैप्टर है ये? 22। चैप्टर नंबर 22 इज डेडिकेटेड टू फॉरेन कंपनी। इसके अंदर तमाम सेक्शन जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे सेक्शन स्पेशली किसके लिए बने हैं?
फॉरेन कंपनी के लिए। इसका मतलब अगर आपको कोई भी फॉरेन कंपनी क्लाइंट है तो आपको कौन सा चैप्टर खोलना है? चैप्टर नंबर 22। क्लियर होगी बात? कुछ नहीं करना होता, बस यही होता है। आगे चलते हैं, अब और चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये कौन सा चैप्टर है? देख रहे हैं जरा कौन सा चैप्टर है? हाँ, 21 चैप्टर के अंदर लिखा है वाइंडिंग अप ऑफ अनरजिस्टर्ड कंपनीज। अब ये अनरजिस्टर्ड कंपनीज का मतलब क्या है? इसका मतलब रजिस्टर्ड तो है नहीं इंडिया के अंदर। देखो, ये देखिए, यहां पे इन्होंने क्या किया कि अनरजिस्टर्ड कंपनीज में बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो जिनका कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको, एलएलपी। अब एलएलपी को किधर कवर करोगे? अनरजिस्टर्ड कंपनीज में। अभी हमने फॉरेन कंपनी को किसमें डाल दिया? अनरजिस्टर्ड कंपनीज। तो यहां पे इन्होंने कहा कि बेसिकली जो आपकी, ये देखिए, पावर टू वाइंड अप फॉरेन कंपनीज ऑल्दो डिसॉल्व, सेक्शन नंबर 376। ये देखिए, ये भी फॉरेन कंपनी के ऊपर सेक्शन है। अब मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूं? क्योंकि आजकल एग्जाम में क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड आते हैं। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इट मींस ये देख रहे हो कि कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वाउंड अप हो सकती है अंडर दिस पार्ट, दैट बॉडी कॉर्पोरेट हैज बीन डिसॉल्व्ड, सीज टू एग्जिस्ट अंडर वर्च्यू ऑफ लॉज ऑफ कंट्री अंडर विच इट वाज इनकॉर्पोरेटेड। वैसे तो देखो वो किसके हिसाब से बंद होगी? जिसके हिसाब से बनी है। यही होता है ना, जिस लॉ से आप इनकॉर्पोरेट करते हो उसी लॉ से क्या करते हो? डिसॉल्व। बट सम ऑफ द प्रोविजंस आर आल्सो एप्लीकेबल टू इंडियन कंपनी एक्ट। तो वो चीज इन्होंने यहां पे बोली। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारी जो है ना कुछ ऐसे, अब इसमें सेक्शन नंबर 1 देख लीजिए। सेक्शन नंबर 1 हम जब देखेंगे तो ये देखिए, सेक्शन नंबर 1 है हमारा शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। These rules may be called, ये रूल्स खुल गया, सॉरी, ये देखिए, ये सारा ऑनलाइन बेयर एक्ट है। अब आपको थोड़ा छोटा नजर जरूर आ रहा होगा, बट ये पूरा सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। अभी तक जो हमने, पहले हम फॉरेन कंपनी को एक बार कनेक्ट करके मैं फिनिश कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको ये सिखाती हूँ। अगर हम बात करें फॉरेन कंपनी की, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे ये बोला कि अनरजिस्टर्ड कंपनी का प्रोविजन सामने आया, और हमने कहा कि अनरजिस्टर्ड कंपनी का भी चैप्टर नंबर 21 है, जो बहुत सारे सेक्शंस दे रखे हैं जो सिर्फ किसके लिए बने हैं? डेडिकेटेड अनरजिस्टर्ड कंपनी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज जो कंपनी एक्ट में बनी है उनके ऊपर नहीं लगता, बाकी की कई अलग कंपनीज के ऊपर भी लागू किया जा सकता है, बिकॉज इट्स अ जनरल लॉ, general act which are applicable to the corporates, either to the incorporation or to regulation or to wind up. clear या all clear? चलिए बच्चों, अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स और कवर किए। यहां पे इन्होंने कहा डीम्ड इंडियन कंपनी। नाउ व्हाट आई मीन बाय द डीम्ड इंडियन कंपनी? अब ये डीम्ड इंडियन कंपनी का मतलब क्या है कि अगर किसी फॉरेन कंपनी के अंदर इंडियन सिटीजन ने या किसी इंडियन कंपनी ने, क्या क्या बोला मैंने? इंडियन सिटीजन या इंडियन कंपनी ने अकेले या मिलके 51% और मोर कैपिटल कंट्रोल कर रखी है, तो उसे बोल देते हैं डीम्ड इंडियन कंपनी। क्या बोला मैंने? डीम्ड इंडियन कंपनी। इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा क्या हो सकता है? अगर कोई इंडियन कंपनी है, उसके अंदर 51% और मोर कैपिटल कौन कंट्रोल कर रहा है? कोई फॉरेन, तो उसको डीम्ड फॉरेन भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां पे इसका कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगी जब आप ग्रुप 2 में FCRA पढ़ोगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वहां डिस्कशन दिया गया है इसका। तो इट मींस ये था हमारा ये सब। अब हम देखेंगे यहां पे,
other applicable provisions applicable to the foreign company, other applicable provisions applicable to the फॉरेन कंपनी। तो इन्होंने कहा सबसे पहले सेक्शन नंबर 71, मैंने आपको बता देती हूं, जो सेक्शन 71 है वो डिबेंचर के लिए स्पेशली डेडिकेटेड सेक्शन है, जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लागू होता है, डिबेंचर्स के ऊपर। तो सेक्शन नंबर 71 भी आपको पालन करना पड़ेगा। तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी एंड इफ यू आर एंटरिंग इनटू प्रैक्टिस और डूइंग जॉब वॉट एवर भी, तो आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन से सेक्शन है जो फॉरेन कंपनी के ऊपर लगते हैं। अब तक अगर हम देखें सेक्शन 2+42, सेक्शन 379 से स्टार्ट हो गया 80, 81 पूरा चैप्टर नंबर 22 और उसी के साथ चैप्टर नंबर 21। चैप्टर 21 में हम तब जाएंगे जब कोई फॉरेन कंपनी बंद हो रही होगी। तो फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट कहां पर होती है, आउटसाइड इंडिया, तो बंद भी किसके हिसाब से होगी, एज पर लॉ ऑफ द आउटसाइड इंडिया। आगे कहते हैं, इन्होंने कहा देखिए कुछ सेक्शन कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसे जो स्पेशली डेडिकेटेड किसके लिए, फॉरेन कंपनी के लिए, बट कुछ कॉमन सेक्शंस हैं जो इंडियन कंपनीज पे भी लगते हैं और फॉरेन कंपनी। मैं इंडियन कंपनी यहां पे इसलिए बोल रही हूं क्योंकि आपको क्लैरिटी हो जाए। इंडियन कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, ओके, एंड फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड एज पर फॉरेन एक्ट। क्लियर होगी बात। तो अब हम यहां पे कुछ कॉमन प्रोविजंस देख लेते हैं। सेक्शन 384 में इस बात की लिखा हुआ है, 384 में बात लिखी हुई है। जब सारे स्पेशल प्रोविजंस बनाए तो उसके अंदर यह लिख दिया गया कि अगर फॉरेन कंपनी बाहर से मतलब इंडियन कंपनी की तरह अगर डिबेंचर इशू करेगी तो भाई और बहनों आपको सेक्शन नंबर कौन सा, जल्दी बताइए, सेक्शन नंबर 71 का भी पालन करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न जाती है। सेक्शन 92 जो है वो एनुअल रिटर्न मींस अ कंप्लीट एनुअल वर्किंग अफेयर्स ऑफ द कंपनीज टू बी फाइल्ड विद आरओसी एवरी ईयर। ठीक है। तो एनुअल रिटर्न के प्रोविजन भी किसके ऊपर लगाए जाएंगे, फॉरेन कंपनी। ये कंप्लायंसेस हो जाएंगे सारे। उसके बाद अगला सेक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मींस सीएसआर के प्रोविजंस भी किसके ऊपर लागू होंगे, बेसिकली आपकी फॉरेन कंपनी के ऊपर। क्यों होंगे जरा बताइए, कोई बच्चा बता सकते हैं इसका लॉजिक क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है? परफेक्ट, यही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मत समझना कि 100 मार्क्स के पेपर में से जो बच्चे जेन्युइन तरीके से क्लास लेते हैं, सही तरीके से समझ के पढ़ते हैं, 70% पेपर सॉल्व कर देते हैं, वो 80 भी कर देते हैं कभी कभी। और अगर आप अपने आपको सही तरीके से लेकर चलोगे तो कभी प्रेशर ही नहीं आएगा, आपको फील ही नहीं होगा एग्जाम है ये वाला होच पोच नहीं होना, बस रीजनिंग के साथ पढ़ना है। और कंपनी लॉ और लॉ के अंदर बहुत सारी रीजनिंग्स होती हैं। तो हमने कहा कि अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करेगी तो वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। सेक्शन 135 का आधार क्या है, सेक्शन 135 लाने की वजह क्या है? सेक्शन 135 को लाने की सबसे बड़ी वजह पॉल्यूशन है भाई और बहनों। इन्होंने कहा पॉल्यूशन चाहे इंडियन कंपनी करे, पॉल्यूशन चाहे फॉरेन कंपनी करे, ये इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट है कि उनको रिटर्न बैक, उनको राइट टू फ्रीडम है ना, कि आप सही तरीके से रह सको। तो यहां पे बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको अपने प्रॉफिट का 1% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा समाज सेवा के लिए। ठीक, तो सेक्शन 135 एक ऐसा प्रोविजन है जो फॉरेन कंपनी पे लगता है, इंडियन पब्लिक कंपनी पे लगता है, इंडियन प्राइवेट कंपनी पे भी लगता है, यहां पे किसी को नहीं छोड़ा गया। तो लॉजिक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट 128 मैं बता देती हूं, सेक्शन 128 से लेके सेक्शन 138 तक सारे प्रोविजन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अकाउंट चैप्टर के हैं। 139 से 148 तक ऑडिटर है, तो अकाउंट्स एंड ऑडिटर आ जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको सभी बच्चों को बेसिक क्लास में सब चीजें सिखाई हैं कि कौन से सेक्शन से लेके कहां से कहां तक खत्म होता है। फिर उसी के साथ साथ आगे हम चलते हैं चार्ज। ये चार्ज क्या है वो भी देख लेते हैं। तो चार्ज बेटा सेक्शन नंबर 77 से लेके सेक्शन 87 तक के जो प्रोविजन है वो चार्ज के प्रोविजन है। सेक्शन 77 से 87 चार्ज क्या कहता है वो जरा समझ लीजिए। आप कहीं से भी कोई लोन, किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लेने जाओगे तो ऐसी स्थिति में वो बोलेगा तेरे पास है क्या, कि हाँ, कंपनी सपोज करिए किसी बैंक के पास लोन लेने जाती है, कहती है बैंक ऑफिसर से, अब कंपनी खुद तो जा नहीं सकती, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कौन जाता होगा लोन लेने के लिए? कंपनी सेक्रेटरी। कितने बच्चे कहते हैं हम जाएंगे लोन लेने, 25% देगा तुम्हें कोई, और तुम्हारे पास पावर कहां से आई? तुम्हारे पास पावर कहां से आई लोन लेने की? एक ये भी बात है।
मैं क्या समझाना चाह रही हूं, पहले कंसेप्चुअली मुझे ये बताओ कि अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है तो लोन लेने के लिए कौन जाएगा? देखते हैं कौन कौन बताएगा। मैम शेयर होल्डर जाएंगे भैया। क्यों शेयर होल्डर क्यों जाएंगे? शेयर होल्डर ने तो पैसा दे दिया। आप देखते हैं कौन कौन सही बताएगा। लाइव वाले बच्चे, आपको कसम है कंपनी लॉ की, आप जवाब दोगे। हाँ जी, लाइव में जो बच्चे रिप्लाई करो जल्दी। कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो कौन जाएगा? मैम मैं जाऊंगी। है तुम अभी कुछ भी नहीं हो, तुम क्यों जाओगी? चलिए बताइए कौन जाएगा लोन लेने? कौन जाएगा? डायरेक्टर्स। मान के चलिए कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं। जैसे कई बार होता है ना, किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है तो पता है कैसे जाते हैं? मम्मी कहती मैं जरूर जाऊंगी, पापा कहते मैं भी जाऊंगा, दादा बोलते मैं भी चलूंगा, दादा दादी चाचा चाची नाना नानी सब आ गए एडमिशन कराने। ठीक है, अब बताइए लोन लेने कौन जाएगा? 10 डायरेक्टर, 10 के 10 चल दिया जी, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी। बैंक वाले डर गए। बैंक वाले सोचे लोन लेने आए, मृत्यु करने आए हैं, मर्डर करने आए, लोन लेने आए। बताइए कौन जाएगा लोन? सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ। कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो बैंक से लोन लेने कौन जाएगा? देखते क्या आंसर दोगे आप। मतलब क्या बोलते कुणाल जायसवाल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहते मैम सीएफओ को भेज देंगे, खाली बैठा रहता है वो। हाँ जी, कंपनी किसकी है? अब देखो तुम खुद ही आंसर दोगे। कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की है। कंपनी को काम करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? डायरेक्टर्स को। एक डायरेक्टर अपने कंधे पे जिम्मेदारी कभी नहीं लेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोर्ड की। बोर्ड में क्या आते हैं? सारे डायरेक्टर। सारे डायरेक्टर जा नहीं सकते, तो सारे डायरेक्टर बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे। समझ में आया? सबकी सहमति होगी कि भैया एक व्यक्ति जो है ये ऑथराइज पर्सन है। ये कॉन्सेप्ट होता है कंपनी के अंदर, दैट इज द ऑथराइज पर्सन, और ये लोन सैंक्शन करा के आएगा। आपको अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिले जरूर जाना। इसके पीछे मैं लॉजिक बताती हूं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? अगर आपको मौका मिले तो आप लोन सैंक्शन कराने जाना। कॉन्फिडेंस का ही सारा खेल होता है। कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ, वरना कुछ नहीं। अब आप लोन लेने, लोन सैंक्शन कराने गए 2000 करोड़। कितनी करोड़? मैम कितनी जीरो आएंगी? गिन लेना तुम। आप गए लोन सैंक्शन कराने के लिए। जब भी कभी कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा लोन सैंक्शन करती है, पहले आपकी अच्छी खातिर पानी होगी, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक सब लेके आ जाएंगे एक साथ। पहले चाय पी लो, फिर कॉफी, फिर कोल्ड ड्रिंक, है ना, फिर नींबू पानी, सब पिला देंगे आपको। इतने बड़े लोन सैंक्शन कराने के लिए कभी भी ऐसे ही नहीं चले जाते हैं, प्रिपरेशन के साथ जाते हैं। क्योंकि आप जो लोन ले रहे हो इसका कोई प्रोजेक्ट होगा। आपने देखा कितने सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, है ना। जैसे आजकल आपने देखा होगा एक ऐड बहुत चल रहा है एलडीको, आप नोटिस करना दिल्ली के अंदर 3 BHK फ्लैट्स स्टार्टिंग 1.35 करोड़ ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। मैंने उसका भी ऐड कर दिया। सुनो ध्यान दीजिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये चलते हैं जिसमें करोड्स में इन्वेस्टमेंट होता है, ये कैसे होता होगा? ऑन द बेसिस ऑफ फीजिबिलिटी रिपोर्ट। फीजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब होता है जिस प्रोजेक्ट के लिए आप लोन सैंक्शन कराने जा रहे हो, व्हाट आर द चांसेस कि वो फिजिबल होगा। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट डूब गया तो पैसा डूब गया, है ना। दूसरी इसमें एक और टर्म यूज होती है क्रेडिट रेटिंग। नाउ व्हाट डू मीन बाय द क्रेडिट रेटिंग? क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि आप जो लोन सैंक्शन कराने जा रहे हो, आपकी रेटिंग कैसी है। और वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं इंडिया के अंदर, कंपनीज हैं, इकरा, केयर, क्रिसिल, फिच, मूडी इन्वेस्टर, ये तमाम कंपनी जो यही काम करती हैं, सेबी से रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। ये कंपनी की वर्थ के बेसिस पर चेक करके बताती हैं आइदर कंपनी इज कैपेबल टू रीपे द लोन ऑन टाइम और नॉट। इट्स अ 5 स्टार बेसिस, हायर द पॉइंट बेटर इट इज। बैंक अपनी तसल्ली के लिए क्रेडिट रेटिंग भी कराता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखती हूं, क्या जो किंगफिशर को लोन दिया था आईडीबीआई बैंक ने, उन्होंने क्रेडिट रेटिंग नहीं कराई थी? कराई थी, लेकिन बैंक ने विश्वास नहीं किया। बैंक बहुत इजीली उसे टेक इट इजी लिया, तो बैंक भी इजी हो गया, है ना। इट मींस वो अपनी सिक्योरिटी के लिए क्रेडिट रेटिंग कराएंगे। और इसमें सीएस का भी रोल होता है। सीएस का एक बहुत अच्छा काम यहां पे रहता है कि
जितने भी अभी तक आपने सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बोलते हैं उसे, एज ए पीसीएस आप इस वर्क को करोगे। सर्च एंड स्टेटस, क्या बोला मैंने? सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। इस कंपनी में अब तक कितना लोन ले रखा है, किस बैंक से ले रखा है, उसका क्या स्टेटस है, दैट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय सीएस एंड सबमिट टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये सब चीजें करानी पड़ती है। इट मीन्स पहले वेल प्रिपरेशन करनी होती है। कई बार बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम सीएस करने के बाद कितने की नौकरी लगेगी? मैं लगेगी नहीं तेरी। बहुत सारे लोग वीडियो को हाई करने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, सीएस का स्कोप नहीं है, फलाना नहीं, और खुद ही सीएस हैं। मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूं और मैं सबको यही बात बोलती हूं, किसी चीज का कोई स्कोप नहीं है। कौन कहता है सीए का स्कोप है? मैं ऐसे बहुत सारे लोग दिखा दूंगी सीए का रखा और कुछ अच्छा नहीं कर पाए लाइफ में। सीए कर रखा है, बहुत अच्छा लाइफ में कुछ कर लिया, बहुत अच्छा कुछ कर लिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्कोप नहीं है भाई, स्कोप है ना, इधर होना चाहिए। स्कोप आपके ऊपर डिपेंड करता है। गोलगप्पे का कोई स्कोप है? टिक्की समोसे बेचने का कोई स्कोप है? आपके सामने अग्रवाल नमकीन बेचने का कोई स्कोप है कोई स्कोप नमकीन बेचने का? बीकानेर भुजिया कहां से कहां पहुंच गया, बिकानोज बन गया, है ना। आप ये बताओ, सामान इधर से उधर ले जाने का कोई स्कोप है कि जी कोई आदमी आपके यहां बोले जी आपको शिफ्टिंग करानी है, हम कर देंगे? स्कोप है इस चीज का कुछ? अग्रवाल पैकर्स मूवर्स प्राइवेट, वो नॉट अ प्राइवेट बट अ लिमिटेड कंपनी, आपने शायद नाम सुना हो, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। क्या काम करती है? शिफ्टिंग कराती है। स्कोप है? स्कोप यहां होना चाहिए। स्कोप होता नहीं है, स्कोप क्रिएट करना पड़ता है, अदरवाइज किसी चीज का कोई स्कोप नहीं है। यस और नो? मैं आपसे ये कहती हूं धड़ल्ले से सीएस करो और बड़ा सोचो, स्कोप अपने आप बन जाएगा। सोच बड़ी होनी चाहिए, बस सोच ही छोटी है, सोच ही ये 40,000 की नौकरी करनी है, अप्रोच ही वही है, तो आपको 40 की नहीं 35 की मिलेगी। जब आप किसी के सामने कहोगे ना आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ओनली ₹40,000, नहीं 30 दे पाएंगे, खत्म। आपको जरूरत नहीं है किसी से कुछ मांगने की, पैसा पीछे आता है, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। आर यू गॉट द पॉइंट? तो अब सुनिए, ध्यान दीजिए, जब भी कभी हम फॉरेन कंपनी की बात करेंगे तो फॉरेन कंपनी कहती है सेक्शन, एक कौन कौन से कंप्लायंसेस ध्यान रखने हैं, सेक्शन नंबर 71, सेक्शन नंबर 92, सेक्शन नंबर 135, सेक्शन नंबर 77 इसमें लिखा नहीं है लेकिन मुझे याद है, इतना तो याद रहता है मुझे, 77 से 87। एंड नेक्स्ट वन, मैंने आपसे स्टार्टिंग में आते ही बात बोली थी, क्या फॉरेन कंपनी भी फ्रॉड कर सकती है? क्या फॉरेन कंपनी कपटी हो सकती है? कपटी, व्हाट डू यू मीन बाय कपटी? फ्रॉड है, यही दिक्कत है बस यहां पे। अब मैंने कहा कि कपटी हो सकती है, उसने कहा नहीं मैम फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो इट मींस फॉरेन कंपनी अगर कपटी हो सकती है, फ्रॉड कर सकती है, कॉर्पोरेट फ्रॉड कर सकती है, तो यहां पे डेडिकेटेड सेक्शन है, सेक्शन 206 टिल सेक्शन नंबर 229 ऑफ इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन आर एप्लीकेबल टू अ फॉरेन कंपनी। अब यहां पे हमने कहा जी इसके अलावा अभी फॉरेन कंपनी खत्म नहीं हुआ है, इसके अलावा लाइव वाले बच्चे सुनिए, ध्यान दीजिए प्लीज, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूं, बार बार यही बात समझाना चाह रही हूं, आप खुद पढ़कर भी पास हो सकते हो अगर रेगुलरिटी मेंटेन करो, एक नहीं तो 2 अटेम्प्ट में, तो कोचिंग से तो और जल्दी पास होने चाहिए। लेकिन वहीं अगर ये सोचे कोचिंग में जाके पास हो जाएंगे, नहीं, कोचिंग के साथ साथ एफर्ट्स आपके भी होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अब सुनो मेरी बात, ध्यान दीजिए प्लीज, हमने यहां पे बात करी, सेक्शंस खत्म हो गए, आगे व्हाट डू मीन बाय प्लेस ऑफ बिजनेस, इसको मैंने इलैबोरेट कर दिया। हमने जो भी फॉरेन कंपनी में प्लेस ऑफ बिजनेस की बात करी थी, व्हाट डू मीन बाय प्लेस ऑफ बिजनेस, नंबर 1 ऑफिस, नंबर 2 ब्रांच, नंबर 3 वेयर हाउस, शेयर ट्रांसफर ऑफिस और इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस। ये डिसाइडेड केस के तहत है, डिसाइडेड केस लॉ। आगे सुनो, केस लॉ कहता है कि बहुत बड़ा सा नाम है, देखो मैं नाम नहीं ले रही, ठीक है, आप समझिए ना क्या लिखा है, ये बड़ा कर देती हूं, आप समझ लेना। TMLR कंपनी डिसाइडेड केस है, ठीक है। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, फॉरेन कंपनी यूजिंग अ होटल रूम रेगुलरली टू कंडक्ट अ बिजनेस वाज हेल्ड टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस। ये भी क्या मान लिया जाएगा? प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, दिस कंपनी रेगुलर प्रेजेंस इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रॉपर्टी होल्डिंग केस, mere ऑनरशिप
प्रॉपर्टी इन इंडिया डज नॉट अमाउंट टू हैव अ बिजनेस प्रेजेंस। आपने सिर्फ कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, प्लेस ऑफ बिजनेस। वहां पे बिजनेस भी होना चाहिए। एग्जाम्पल सुन लेते हैं, कौन कौन से हैं, बताइए जी, कौन कौन सी कंपनी है। ठंडा मतलब कोका कोला, ओके। फोर्ड कंपनी इंडिया में उतनी ज्यादा मुझे लग रहा है बंद ही कर चुकी है बिजनेस। एक टाइम था फोर्ड बहुत चलती थी, फोर्ड ट्रैक्टर होता था, फोर्ड ट्रैक्टर, और फोर्ड की एक बहुत अच्छी गाड़ी आती थी एंडेवर, हाँ, और उसी के साथ वो थोड़ी ऊंची बात होगी, ठीक है। अब उसी के साथ फोर्ड फिगो आपने सुना होगा बहुत, फोर्ड फिगो एक छोटी सी गाड़ी थी, ठीक है। बट अब फोर्ड अच्छी कंपनी थी, ऐसा नहीं है फोर्ड कंपनी अच्छी नहीं थी, बट वो ठीक है, बातचीत सही नहीं हुई। आगे देखिए, अमेज़न आपने सुना होगा, अमेज़न, अम्मा जान बोलते हैं इसे, अम्मा जान। सिटी बैंक, गूगल जानते हो आप, गूगल तो आज की डेट में ऐसी चीज है, जो भी पता करना हो आप बस बोल दो। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, जैसे गूगल या यूट्यूब में कैसे टाइप करते हैं, हर किसी का अपना स्वैग है अलग ही। अगर अपने बॉयफ्रेंड को ट्रेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी होता है। आजकल कुछ भी सर्च करना हो सब गूगल पे ही सर्च होता है। यूट्यूब पे कैसे गाने चलाते हैं, यूट्यूब पे देखा आपने गाने कैसे चलाते हैं, जैसे कि आपकी अम्मा जी गाने चला रही है, उनका टेस्ट अलग है, चलाएंगी भगवान का छोटे वाले काना के बढ़िया वाले गाने, ठीक है। आपकी मदर को गाने सुनने हैं 1991 प्यार भरे गाने, ठीक है। तो इसी तरीके से, और लड़कियां कैसे चलाएंगी, जब दिल टूट जाए तो बहुत ज्यादा रोने वाले सॉन्ग, ठीक है। तो गानों का जो डिसीजन होता है डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से गाने अच्छे लगते हैं, ये बात फैक्ट है। जैसे यंग एज के बच्चे, अभी आप यंगस्टर एज है, तो अभी जो अप टू मैरिज आपको जो गाने अच्छे लगेंगे वो बहुत रोमांटिक सॉन्ग, कैसे कैसे मासूम शर्मा गाने सुनते हो, बच्चे रहने इस लड़की से ठीक है। मासूम शर्मा के गाने पता है कौन सुनता है, जीप होगी, जिप्सी थार गाड़ी होगी, 4 लड़के होंगे, गाने की फुल आवाज होगी, फिर उसके बाद तो वो समझते बस अब तो हम ही डॉन है सबसे बड़े, मासूम शर्मा। और डीजे पे तो आपको पता ही आज की डेट में इंडिया में किसके गाने चलते हैं, कोई मतलब बॉलीवुड पागल हो गया पैसे खर्च करता करता, बहुत पैसे खर्च किए गानों के ऊपर, टी सीरीज बहुत पैसे खर्च करती है, गाना सपना चौधरी का ही चलना है। देख लीजिए आप 5 स्टार होटल में चले जाइए या आप नॉर्मल शादी में चले जाइए, चलेगा वही, तेरी आँखा का है काजल काजल काजल, ठीक है, चलने वही है। मतलब हरियाणा इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की करी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे एक रिलेटिव है, वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो उनका ना एनुअल फंक्शन था, तो एनुअल फंक्शन में उनकी बच्ची ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें इसी गाने में पार्टिसिपेट किया, सपना चौधरी तेरी आँखा का ये काजल, बहुत पुराना सॉन्ग है, बट सपना चौधरी ने बड़ी प्रोग्रेस करी। अब तो बहुत सारे गाने आ गए उनके, लेकिन गाने वही चलते हैं। बॉलीवुड परेशान हो गया गाने बना बना के, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। और बस उसमें 2-3 तरीके के टेस्ट हैं, सिचुएशन के हिसाब से टेस्ट चल जाता है। अब आपने देखा बारात में लड़के डांस कैसे करते हैं, कुछ समझ में आता है? भाई साहब व्हाइट कलर का कोट पहन रहा है, उसमें गाना चल जाए आज तेरे यार की शादी, लेट जाता है नीचे भूल जाता है। मतलब उसमें बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से लड़के वाला पैसे खर्च करता है, आप नहीं समझ पाओगे, थोड़े छोटे बच्चे हो, मतलब जितना अच्छा पैसा खर्च करेगा दूल्हा उतना अच्छा टेस्ट उसे नजर आएगा। मतलब उसका जो दोस्त होगा 5,000 का सूट भी अगर पहन रहा होगा खराब कर देता है 500 रुपए के चक्कर में। मतलब जितनी अच्छी दावत वो अपने दोस्तों को देता है, लड़का उतना ही डांस करता है। आपको क्या लगता है लड़के जो डांस करते हैं वो बिना पिए डांस करते हैं? भाई से उन्हें सेट कर देते हैं पहले, फिर देखो कोई नागिन बनता है, कोई नाग बनता है, ठीक है, और भूल जाते हैं सब कुछ। तो खैर अब सुनिए, ध्यान दीजिए, फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया इज अ गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस, पेप्सिको, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, Adobe System, Cognizant, Oracle. These are all the examples of foreign companies are working in India. Now, अब हमने जो भी कुछ पढ़ा है, entire जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया, उसको एक बार समराइज फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए, what do you mean by the foreign companies defined in section 2 class 42। 2 चीजें ध्यान रखनी है, खाली प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है ना, और बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही, दोनों चीजें यहां पे ध्यान रखनी है। आपकी बिजनेस प्लेस भी होनी चाहिए और वहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस भी है और बिजनेस एक्टिविटी भी है। आपका फिजिकल फॉर्म भी हो सकता है, मोड मतलब फिजिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली भी, इटसेल्फ भी हो सकता है, थ्रू देयर एजेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, ROC को डॉक्यूमेंटेशन फाइल करना है विद इन 30 डेज। डिस्प्ले रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल फाइलिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट विद ROC, वाइंडिंग अप यू नो वेरी वेल। इंडियन कंट्रोल हमने कहा यहां पे डीम्ड कंपनी मान लेंगे,
अगर उसके अंदर 51% और मोर कैपिटल इज कंट्रोल बाय द इंडियन कंपनी और इंडियन सिटीजन. नेक्स्ट, the provision of CSR also applicable to a foreign company as per section number 135. and उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे ये भी बताया था कि अगर फॉरेन कंपनी डिवेंचर इशू करेगी सेक्शन 71 का पालन करेगी. फॉरेन कंपनी के ऊपर सेक्शन 92 के प्रोविजंस लगेंगे. फॉरेन कंपनी के ऊपर आपके इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन 206 से लेके 229 के प्रोविजन लगेंगे. फॉरेन कंपनी बेसिकली अगर लोन लेगी तो उसमें चार्ज के सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे. ये तमाम चर्चा मैंने आपके साथ करी. बात करें अगर सेक्शन 92 की, बात करें अगर सेक्शन 71 की, बात करें सेक्शन 206 की, ये तमाम सेक्शन आपके आगे सिलेबस में आएंगे. मैंने सिर्फ लिंक किया है. आर यू गॉट द पॉइंट? यहां आके हमारा जो फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट है पूरे तरीके से मैंने क्लियर कर दिया. अगर किसी भी बच्चे को किसी तरीके का कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी फ्रेंकली विदाउट एनी हेजिटेशन. कोई भी कुछ पूछना चाहता हो, किसी को फॉरेन कंपनी में डील करना हो. हाँ जी, यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया? कोई डाउट? मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? चलिए जी, अब थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं.